बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो खित्ते से और पाकिस्तान से खबरें मेरे पास पहुंची हैं और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया में चीज़ें आई हैं, एक तो अरब अब इस लड़ाई में उतरने जा रहे हैं, इस किस्म के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। यानी कुछ खबरें चलाई गई कि शायद यूएई ने पहला अटैक किया ईरान के ऊपर। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हुई, यूएई ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, लेकिन उनके जो हुक्मरान है उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ चुका है कि हमें इतनी आसानी से काबू नहीं किया जा सकता, और उन्होंने एक जंगी टाइप का एक स्टेटमेंट तो दिया था। ये इसराइली सोर्सेज से खबर आ रही है। इसराइल की पूरी ख्वाहिश है कि कुछ भी करके अरब ममालिक को इस लड़ाई के अंदर उतारा जाए। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को तलब किया था। उन्हें बुलाकर याद दिलाया गया कि आपने हमारे साथ एक दिफाई मुआहदा किया था जिसपे आपको काफ़ी प्रोटोकॉल भी दिया गया था। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि सऊदी अरब के अरबों डॉलर हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, हम उनसे उधार तेल भी लेते रहते हैं, तो बहुत सारे एहसानात हैं। तो वक्त आ गया कि अब उनकी बात मानी जाए। अब मामला यह है कि अगर अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? अरब ममालिक अगर इस लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा इसराइल। उसे फायदा होगा उस लड़ाई में जिसमें वो अकेला पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात अमेरिका में पैदा हो चुकी हैं, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पहली मर्तबा इसराइल को इतनी मार पड़ रही है और इतने बम इसराइल में गिर रहे हैं कि इससे पहले कभी माजी में हुआ नहीं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये होगा। अब अगर इसराइल के साथ अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसराइल। सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? यानी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर अरब ममालिक का ईरान के साथ झगड़ा हो जाता है या वो इस लड़ाई में बराह रास्त उतर जाते हैं, तो वो ईरान के बाद पाकिस्तान होगा। देखिए, नुकसान तो सारे खित्ते का होगा ना, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा दोनों सूरतों में। नंबर एक ये कि पाकिस्तान अपने एक हमसाये से हाथ धो बैठेगा। बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और किसी भी अरब मुल्क की सरहद बराह रास्त इस तरह से ईरान के साथ नहीं लगती जिस तरह पाकिस्तान की लगती है। पाकिस्तान एक लंबी सरहद शेयर करता है ईरान के साथ और उस सूबे की सरहद शेयर करता है ईरान के साथ जिस सूबे में हालात बहुत खराब है, जिस सूबे में आप रात के वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते बलूचिस्तान में, उसके साथ ईरान लगता है। तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को यह सूट नहीं करता कि ईरान जैसे मुल्क के साथ बिगाड़ पैदा कर ले, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा तो चलनी नहीं है। अब लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा? या तो देखे ना, टारगेट अचीव हो जाएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां, 18 एजेंसियों ने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को यह लिखकर दे दिया है और वो रिपोर्ट लीक हो गई है, पब्लिक हो गई है, जिसमें यह बताया गया कि जनाब ये रिजीम चेंज नहीं हो सकता ईरान में। आप जो मर्जी कर लें, आप ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर सकते। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है। अब रिजीम चेंज तो होगा नहीं, जो भी जंग के अहदाफ है वो ये हासिल कर लेंगे। अगर पाकिस्तान इस जंग में उतर जाता है, लेकिन अगर अरब उतरे तो पाकिस्तानियों को उतरना पड़ेगा। सऊदी अरब घसीट के पाकिस्तान को ले जाएगा, यूएई भी। हमने इन सारों के पैसे देने, वरना ये कहेंगे जनाब फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो। तो अरबों की और ईरान की अगर लड़ाई हो जाती है तो इसराइल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और पाकिस्तान सबसे बड़ा इसका नुकसान उठाने वाला मुल्क बनेगा, क्योंकि एक तो हमारा हमसाया बहुत जाया हो जाएगा हमेशा के लिए, दूसरा हम इस लड़ाई के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। तो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, तुर्की को पूरी कोशिश करनी चाहिए और जोर लगाना चाहिए कि किसी तरह भी अरब ममालिक इस लड़ाई से बाहर रहें। ईरान ने भी हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ये लड़ाई ना हो। ईरान ने यह भी बताया कि हमारे पास 6 माह लड़ने की अभी सलाहियत मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी। यानी जो हिकमत अमली है ईरान की वो ये रही कि उन्होंने पहले सस्ते हथियार भेजे, यानी सस्ते मिसाइल भेजे, पुराने सेकंड जनरेशन तक के उन्होंने मिसाइल भेजे, और जदीद मिसाइल उन्होंने भेजे नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या जिन्हें जो एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ईरान ने नहीं भेजा। ईरान ने अपने पुराने मिसाइल भेजे और पुराने ड्रोन भेजे। खुदकुश ड्रोन है वो, शायद ड्रोन जैसे कहते हैं, वो खुदकुश है। यानी नॉर्मली हमने ड्रोन देखे थे ना, ड्रोन आता है, ऊपर से गुजरता है, मिसाइल फेंकता है, तबाही होती है, ड्रोन चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये ड्रोन आता है खुद ही आगे टक्कर मारता है जिस चीज में लगना होता है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये आते हैं, आगे टक्कर मारते हैं और तबाही फैला देते हैं। तो ये ड्रोन का तोड़ तो कोई नहीं है अमेरिका के पास, इसराइल के पास। जो तोड़ है, अभी बीबीसी में एक और रिपोर्ट छपी हुई है, वो पैट्रियट मिसाइल है। और जो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरियां वहां लगी हुई है पूरे रीजन के अंदर, और पैट्रियट का एक एक मिसाइल जो है वो 4 मिलियन यानी 40 लाख अमेरिकी डॉलर का है।
तो 15-20 हजार का ड्रोन गिराने के लिए ये 40 लाख अमेरिकी डॉलर जाया कर देते हैं। और 800 के करीब इंटरसेप्टर्स मार चुके हैं ये अभी तक, 800 के करीब। ये रिपोर्टें छप चुकी हैं आलमी मीडिया में। तो 800 इंटरसेप्टर्स का आपको मतलब पता है? ये जो पैट्रियट के मिसाइल हैं, ये $4 मिलियन का एक है। 800 ये मार चुके हैं। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कितना नुकसान हो गया अब तक अमेरिका को, अरब ममालिक को और इसराइल को। और ये लगातार होता चला जा रहा है, लगातार होता चला जा रहा है। तो ईरान की हिकमत अमली ये थी कि उन्होंने उन हथियारों के जरिए से जो दिफाई सलाहियत है मिसाइलों को रोकने की, वो कमजोर कर दी पूरे रीजन में। यानी अरब ममालिक में भी और इसराइल में भी अमरीकी अड्डों के पास अब वो सहूलत नहीं है जो पहले थी। अब वो हमलों को रोकने की वो सलाहियत नहीं रखते। ये बात अमरीकी दिफाई तज्जियाकार भी मान रहे हैं। ईरान के बेहतरीन हथियार बाकी हैं और उनको रोकने का जो इंतजाम था वो खत्म हो गया। जो बैरियर्स थे ना इसराइल तक जाने के लिए, बैरियर्स अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल ये है कि रास्ते में रुकावटें थी ना, 4-5 मुल्कों को क्रॉस करके, समंदर को क्रॉस करके फिर जाके इसराइल आता है, जिसमें ईरानी मिसाइल या ड्रोन हिट करता है। ये रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स थे ना, इन सब ने अपने अपने अड्डे दिए हुए थे अमेरिकन को, और वो वहां से रोकते थे। अब मामला ये है कि वो रोकने की सलाहियत या तो खत्म हो गई या बहुत कमजोर हो गई। तो इम्कानात बढ़ गए हैं कि ईरान के हथियार या मिसाइल या ड्रोन्स वो आसानी के साथ इसराइल को हदफ बनाए। और अब ये हो रहा है। जो इंडियन सहाफी वहां से आए उन्होंने बताया कि जनाब ये तो मार रहे हैं इसराइलियों को, और इसराइल किसी किस्म की कवरेज नहीं करने दे रहा, वो सजाएं दे रहे हैं, तो 5 साल के लिए जेल में डालेंगे। अगर किसी ने इसराइल में तबाही दिखाई तो नेतन्याहू तबाही को रोक नहीं पा रहा, लेकिन तबाही के मनाजर को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब नाजरीन, एक और जो बड़ा खौफनाक काम हुआ, तो मैंने आपको बताया ना कि ये बड़ा खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाएगा, पूरा खित्ते को आग लग जाएगी अगर अरब ममालिक ईरान के साथ इस जंग में बराह रास्त उतर गए तो। और अगर पाकिस्तान को घसीट लिया तो पाकिस्तान के लिए और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इन्होंने रिफाइनरी को अटैक किया, ये इसराइल ने अटैक किया ईरान के अंदर, तेहरान रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। ये 2,25,000 बैरल ऑयल जो है ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर पैदावार थी इसकी, इसको आग लगा दी। इतनी खौफनाक आग लगी है कि पूरे तेहरान के अंदर काले बादल हैं धुएं के। तेहरान में दिन के वक्त रात हुई थी, हर तरफ स्याह कलर था। हुकूमत ने एडवाइजरी जारी की कि आप लोग अपने घरों में रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, इसके सेहत को नुकसानात होंगे। वहां पे जो बारिश हुई है वो स्याह रंग की बारिश हुई, यानी उसके अंदर ये केमिकल है। तो हलाले अहमर ने भी एक पेशन गोई की है कि यहां तेजाबी बारिश हो सकती है, उसका इम्कान है, जो जिल्द और फेफड़ों को शदीद नुकसान हो सकता है शहरियों का। बारिश का पानी काला है तो बीमारियां बहुत फैल सकती हैं। तो एडवाइजरी जारी की गई है जो इसराइल ने किया ईरान में, और ये आग के ऊपर अभी तक प्रॉपर काबू नहीं पाया जा सका, वो नुकसानात अभी भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब जब ये इसराइल ने किया ईरान में, तो ईरान ने उसकी रिटेलिएशन में हीफा में, जो इसराइली शहर है, वहां पे जो इसराइल की एक रिफाइनरी है उसको निशाना बना दिया। अब ये रिफाइनरी भी 2 लाख बैरल रोजाना इनकी पैदावार है, वहां पे उन्होंने निशाना बनाया, वहां से भी धुएं के बादल और आग उठ रही है। लेकिन देखिए इसराइल बड़ा जदीद मुल्क है, उसने बड़ा जबरदस्त निजाम बनाया हुआ है। आप उसकी किसी भी चीज को तबाही करते हैं तो वो डैमेज कंट्रोल बहुत तेजी से करते हैं। अब ईरान में इतने खौफनाक हमले हो रहे हैं, डैमेज कंट्रोल तो दूर की बात है, उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ अटैक की है कि बस हमला करते जाओ, हमला करते जाओ, और किसी भी तरह करके दुश्मन को अंगेज रखो हमलों के जरिए से, तो वो हमलों के जरिए से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें और बताता हूं, ये अरब ममालिक ने ना कोई डाटा शेयरिंग की है अमेरिका के साथ, इनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्टें भी हैं अरब ममालिक की। तो अमेरिकन को वो वक्तन फवक्तन, क्योंकि उनकी अलाई है, उनके इत्तेहादी हैं, तो उनके साथ शेयर करते हैं चीजें। तो चंद चीजें ऐसी हैं जो अब अरब ममालिक के अंदर खदशात बढ़ गए हैं। नंबर 1 ये है कि अमरीकी अहदेदारों ने जो बार बार ये कहा ना कि ये एक मजहबी जंग है या इस्लाम के खिलाफ जंग है, उस पर ना आवाम के अंदर रद्दमल बड़ा ऑब्वियस है, वो पैदा होगा। नंबर 2, अगर ये जंग बड़ी लंबी चल जाती है ना तो इससे मईशत को वो डबो देगी, बड़ा नुकसान मईशत का भी हो जाएगा। अवाम में राय बन रही है कि अमरीकी बेसिस, ये अरब अवाम के अंदर ये राय बन रही है, अरब अवाम ये सोचना शुरू हो गए हैं कि जो अमेरिका की बेसिस हैं उनका हमें फायदा नहीं है, उनका हमें नुकसान है, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही बल्कि हमारे लिए वो खतरा बन रही हैं। और एक और चीज जो होने जा रही है, ये अभी बहरीन से ये अटैक हुआ था, गालिबन इसराइल ने ये अटैक किया है, ईरान में पीने के साफ पानी के ऊपर अटैक किया गया कि लोगों को पीने का साफ पानी ना मिले।
और जहां से पानी की तरसील का पूरा निज़ाम है उसके ऊपर अटैक किया गया ताकि लोग सफ़र करें। दूसरी जानिब बहरीन में भी रद्द-ए-अमल यही आया और ईरान ने भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी को साफ करने का प्लांट, उसको निशाना बना दिया। अभी ये इतलात कंफर्म नहीं हुई, नेक्स्ट वीलॉग जब मैं कर रहा हूँ तब तक कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन देखें, अगर ईरान पीने के साफ पानी का जो निज़ाम है उसी को छेड़ देता है गल्फ कंट्रीज में, तो किसी तेल के कुएं को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये वो फैसिलिटीज हैं जिनको नुकसान पहुंचाया है तो उनकी आवाम सड़कों पे आ जाएगी। और अरब स्प्रिंग का तो हमने नाम सुना था ना, जो स्पॉन्सर्ड किस्म का था, ये असली वाला आ जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो पीने के साफ पानी का इन्हिसार जो है इन ममालिक का प्लांट्स के ऊपर है। यहाँ पे उस तरह से फैसिलिटी नहीं है ना जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बाकी मुल्कों में है। ये अरब ममालिक में पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है और इनकी पानी की खपत भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। अगर ये ईरान ने इन प्लांट्स को निशाना बनाया, जो कि एक चाइनीज तजियाकार कह रहा था कि एक मरहले में जाके ईरान को ये करना पड़ सकता है, तो फिर ये एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चीनी दिफाई माहिरीन जो है वो बहुत हैरान भी हैं और वो तजिए भी दे रहे हैं लगातार कि देखे ना, चाइनीज दिफाई माहिर है तो सबसे पहले तो वो चीन के हथियारों को जानता है ना। वो ये जानता है कि चाइना के पास कौन से हथियार हैं, चाइना ने कब कब बनाए हैं, चाइना दिफा कैसे करेगा, अटैक कैसे करेगा, जहाज कौन से हैं, एयर डिफेंस कौन सा है, सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है, ड्रोन कौन से हैं, हिकमत अमली जंगी क्या हो सकती है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है तादाद के नुक्ता नजर से। अब हथियार भी बहुत है उनके पास। वो एक्सपोर्ट्स में और बाकी चीजों में अमेरिका से आगे निकलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके कारोबार का फैलाव भी ज्यादा है। अब जो चाइना के दिफाई तजियाकार हैं वो अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो फौज है वो पिछली सदी की फौज है, यानी वो पुराने तरीकों से लड़ रही है। उनके हथियार जो है वो आउटडेट हो चुके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी फरसूदा है, पुरानी है। और अमेरिका और इसराइल बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हो गए हैं। इनकी जंगी हिकमत अमली भी वो नहीं है जो जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक हो। तो अमेरिका ने अपनी मिथ खो दी है। यानी जो लगता था ना चौधरी है जो कहेगा वो हो जाएगा, वो चौधराहट अमेरिका की बड़े खतरे में पड़ गई। और ये चाइनीज तजियाकार नहीं, दुनिया भर में लोग कह रहे हैं। रशिया बहुत खुश है कि अमेरिका को हम ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, ये तो वैसा निकला ही नहीं जैसा सोचा जा रहा था। अब देखिए खबरें इस तरह की फैलाई जा रही हैं और इनसे तासुर दिया जा रहा है कि बहुत ही ताकतवर है। यानी पाकिस्तान के अंदर आपको याद है अमेरिकन कमांडोज आए थे, वो उसामा बिन लादेन को उठा के ले गए थे। इसमें अमेरिकन कमांडोज का कमाल नहीं था, ये पाकिस्तानी फौज का कमाल था जिन्होंने रोका नहीं उन्हें। अगर हम वो 2 हेलीकॉप्टर ही आ रहे थे ना, आप उन्हें रोक लेते, आप उन्हें वहां घेर लेते, आप एयरफोर्स के तैयारे उड़ाते, आप उन्हें वापस ना जाने देते। लेकिन अमेरिकन कमांडोज आए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस वक्त तालियां बजा के मुबारकबाद दी और वो उसामा बिन लादेन को उठा के ले गए मार के। इसी तरह वो गए वेनेजुएला में, वहां जाके उन्होंने मादुरो को उठाया, वहां पे भी अंदर गद्दार थे। मादुरो को उठा के वो ले गए वेनेजुएला के सदर को। तो अमेरिका का कॉन्फिडेंस बड़ा बड़ा हुआ था क्योंकि वो एक फिक्स मैच खेल रहा था, नूरा कुश्ती कर रहा था, जैसे WWF में होती है ना, झूठी मूठी मारते हैं एक दूसरे को। तो अमेरिका की मौजें लगी हुई थी, दुनिया में उसकी चौधराहट कायम थी। अब यहां पे ईरान में वो कहते हैं इसी तरह का एडवेंचर करना है, हमने वहां से यूरेनियम उठानी है जो 60% तक उन्होंने प्योरीफाई की हुई है, अफसूदा यूरेनियम जिससे एटम बम बना सकता है ईरान। उसकी मिकदार है 450 kg लगभग। वो अमेरिकन मरीन्स जाएंगे जी और वो जाके वहां से स्पेशल फोर्सेस वो उठा लेंगी। अब इस किस्म के मामलात पे गौर किया जा रहा है, ये पॉसिबल है क्या? मुझे बड़ा शक है सलाहियतों के ऊपर कि ईरान के अंदर जाके इस किस्म की हरकत करके वापस निकल जाए अमेरिकन फौजी। ये जरा थोड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है। नाज़रीन, एक और खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो बच्चियों का कत्लेआम हुआ है ईरान में, मेनाब में, स्कूल के अंदर 168 बच्चियां शहीद हो गई, 60 के करीब बच्चियां अस्पतालों में हैं, कई की हालत तशवीशनाक है, कई पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो जाएंगी। ये वाकया ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस वाकये से भाग गया। डोनाल्ड ट्रंप से जब सहाफी ने सवाल पूछा तो उसने कहा जी हमने तो ये किया ही नहीं, ये तो ईरान ने किया जो मैंने देखा है, उसके हथियार ठीक नहीं है, वो गलत जगह जाकर निशाना लगा लेते हैं। भाई ईरान इतने एक्यूरेट निशाने लगा रहा है कि आपकी सारी बेसिस पे उसने टका टका के मारे हैं, और ये बच्चियों के स्कूल पे ईरान ने अटैक कर दिया, ये अमेरिका कह रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको एक सबूत देता हूं कि 28 फरवरी को सुबह के वक्त 9:45 पे जब अटैक हुआ था अमेरिका का और इसराइल का ईरान के ऊपर, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन रॉरिंग लाइन, धाड़ता हुआ शेर।
ये इन्होंने इसको नाम दिया था। इसमें शहादतें हो गई थी बच्चियों की भी, खमनाई के ऊपर भी अटैक किया गया था। अब ये जो अटैक किया गया था उसके बाद ईरान ने जवाब दिया था, यानी बच्चियों की शहादतें पहले हो चुकी थी, खबर आ चुकी थी। शुरू में जो खबर आई थी ना उसमें यह था कि 5 या 6 बच्चियां शहीद हो गई हैं। फिर खबर आई थी कि नहीं वो 20 के करीब है। फिर वो बढ़ते बढ़ते पता चला कि ये तो 100 से ज्यादा है। और फिर पूरी दुनिया का दिल दहल गया जब पता चला कि 168 बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई हैं। 168 उनको इकट्ठा दफनाया गया। अब ट्रंप को यह पता है कि यह बहुत बड़ा जंगी जुर्म है, वो उससे भागने के लिए उसको ईरान पे डाल रहा है, लेकिन सारे शवाहिद मौजूद हैं और ये मामला ट्रंप को लेके बैठ जाएगा अगर आलमी अदालत में कल को ये केस या मामला चलता है तो। ट्रंप अब बच्चियों की शहादत के मामले से भाग रहा है। वहीं पे अमेरिकी वज़ीर दिफा खड़ा था, उससे पूछा, उसने कहा जी हम तहकीकात कर रहे हैं। ट्रंप कहता नहीं नहीं, ये ईरान ने मारा, हमने नहीं मारा। ईरान ने अभी तक सिविलियंस को, खवातीन को, बच्चों को निशाना नहीं बनाया। जहां पे भी ईरान ने अटैक किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया। हाँ, क्योंकि अभी इसराइल के अंदर से कोई मनाजिर नहीं आ रहे, कोई तस्वीर नहीं आ रही, कोई तफसीलात नहीं आ रही और नेतन्याहू सारे मामले को छुपा रहा है, तो तब पता चलेगा कि इसराइल के अंदर सिविलियंस का कितना नुकसान हुआ है। CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये दिखाती है कि किस तरीके से इराक जंग में 2004 में, आपको याद होगा इराक जंग हुई थी, जब अमेरिका सारी दुनिया को लेकर इराक के ऊपर चढ़ गया था कि सद्दाम हुसैन को पकड़ो, इसका रिजीम चेंज करो और इराक को काबू करो। और उसकी वजह ये थी, वो कहते थे यहाँ पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे कोई कीमियाई हथियार है, वो बहुत बड़ी तबाही फैला देंगे, तो पकड़ो। कोई कीमियाई हथियार तो मिला नहीं, पूरे इराक को तबाह कर दिया। आज भी इराक के अंदर आग लगी हुई है। अमेरिकन इराक में से भाग रहे हैं अपनी कंपनियां छोड़ छोड़ के, और वहां की मलेशिया फिर एक्टिव हो गई हैं। वो अमेरिकी असासों को वहां पे जला रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब CNN ने रिपोर्ट दिखाई कि 2004 में उस वक्त की जो अमेरिकी हुकूमत थी उसके जो बयानात थे, एग्जैक्टली वैसे ही बयानात आज की जो अमेरिकी हुकूमत है वो दे रही है। अंदाजा करें 22 साल गुजर गए, ना अमेरिका के बयानात बदले, ना तरीकाकार बदला, ना पॉलिसी बदली और ना ही इनके बयानात और हथियार बदले। यानी जिस तरह इन्होंने उस दौर में किया था बिल्कुल वैसे ही इस दौर में भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। और CNN एक्सपोज कर रहा है, लगातार एक्सपोज कर रहा है। ईरानी सदर ने खुफिया मकाम से एक पैगाम दिया, वहां पे उनके साथ एक गालिबन इंजीनियर या साइंटिस्ट भी खड़े थे और पीछे कुछ हथियार नजर भी आ रहे थे। तो ईरानी सदर को अब महफूज किया गया है क्योंकि वो निशाना बना रहे हैं इसराइली और अमेरिकन। तो उन्होंने कहा अमेरिकी सदर ने गलत किया, मेरे बयान का गलत मतलब लिया। 168 मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, गजा में 60,000 कत्ल कर दिए और ये बेशर्मी अमेरिका और इसराइल ने की है। फिर कहते हैं हम ईरानियों को कत्ल नहीं करना चाहते, हमलावरों का हम डट कर मुकाबला करेंगे, ताकत के साथ उनको जवाब देंगे। हमने जो माफी मांगी वो सिर्फ खित्ते के अवाम से है जो इन तनाज़ात से परेशान हो रहे हैं, यानी हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क जो है उनके जो अवाम परेशान हो रहे हैं उनसे हमने माजरत की थी। और साथ उन्होंने कहा खित्ते के ममालिक हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मगर जहां से हमला होगा वहां हम जवाब जरूर देंगे। और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझें इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आज एक आपका घर है और एक सामने दूसरे बंदे का घर है। आपका एक दुश्मन आता है, दूसरे बंदे के घर की छत पे चढ़ता है और आपके घर पे ईंटें मारना शुरू कर देता है। आप निकलते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं, आप कहते हैं यार इसको मना करो, ऊपर से ईंटें मार रहा है हमारे घर में। तो वो कहता है जी मैं इसको मना नहीं कर सकता और मैं इसको इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन वो फिर ईंटें मारता है आपको। आप फिर जाते हैं, जाए कहते हैं जनाब ये क्या है यार, आपके छत से चढ़ के मुझे मार रहा है ईंटें। आप वापस ईंट मारते हैं तो वो आपके गले पड़ जाए, वो आपको ये कहे जनाब आप मेरे घर पे ईंट क्यों मार रहे हैं। भाई लगातार आपके घर में वहां से ईंटें मारी जा रही हैं। तो ये मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल करके आपको बता रहा हूं। ये हो रहा है इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के बीच में। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमारे भाई हैं, लेकिन जहां से अटैक होगा वहां पे हम जवाब देने के पाबंद है, वो हम जवाब देंगे। हमें मिलकर इसराइल और अमेरिका को यह मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें आपस में लड़वा सकें। इस बात का खतरा है कि वो हमें आपस में लड़वा देंगे। अब नाजरीन मैं आपके सामने एक पिक्चर पाकिस्तान के अंदर से रखता हूं बिल्कुल आखिर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से सुनना है। ये टाउट्स, ये बेशरम लोग जो पाकिस्तान के अंदर है, 2 रुपए का पेट्रोल बढ़ता था ना, जो तत्ते तवे के ऊपर बैठ जाते थे, ये जमहूरे बने हुए थे उस दौर में इनकलाबी सारे बेशरम। ये मैं अभी वो रजा रबानी साहब को मैं सुन रहा था, वो 2 रुपए के ऊपर उन्होंने वो पहले डाली थी खड़े होके वहां पे, इस किस्म के उन्होंने असेंबली के अंदर भाषण दिए थे, मैं हैरान हो गया था। वो पीपल्स पार्टी बेशरम, मुंह ही नहीं खुलता किसी का। बिलावल किधर गायब है? वो 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया, बाहर निकल भाई, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का तुम लोगों ने मिलकर जर्नैलों के साथ।
ये अब मैं आपके सामने वो डाटा रख रहा हूं कि इनको लित्तर मारने चाहिए कौम को निकल के। ये कहते हैं जी हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई क्योंकि दुनिया में बढ़ गई। अब बताता हूं दुनिया में कितनी बड़ी है और हमारी कितनी बड़ी है। ये मैं आपको डाटा के साथ बता रहा हूं, ये चार्ट भी आप देख लें, ये स्पेशली आपके लिए बना हुआ है। ये जनाब कहते हैं जी कि हमने इसलिए बढ़ाया कि जंग हो गई है, और जंग पाकिस्तान में लगी है, रिफाइनरियां हमारी जल रही हैं, तेल हमारा जल रहा है, रस्ते हमारे रुके। और बेशर्मो खुदा का नाम लो, इंडिया ने अमेरिका से बात की है, वो रशियन तेल ले रहा है, आपके मुंह में छाले पड़ते हैं। आपने तो जाके सिर्फ अमन का नोबेल इनाम देना और आपने कुछ नहीं करना। आलमी सतह पे कार्टून बना के शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है, और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाने वालों की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने पाकिस्तान को यह दिन दिखाया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। ये जनाब पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं 21% बढ़ाई हैं, 21%। भारत ने 0% नहीं बढ़ाई, बांग्लादेश ने 4%, अफगानिस्तान ने 0%, नेपाल ने 2.15%, श्रीलंका ने 1.37%, तुर्की ने 4.8%,